हाँ जी, तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं शोल्डर और ट्राइसेप्स। लास्ट वाले चैप्टर में हमने चेस्ट कवर किया था। ओके, तो चेस्ट, उसके बाद में शोल्डर, ट्राइसेप, ये दोनों 2 दिन के अंदर हमको ख़त्म करना है, ताकि जब आगे वाला कोई भी हम एक्सरसाइज प्लान करेंगे तो ये यहाँ पे ओवर ट्रेनिंग नहीं होगा, इसका कहीं पे भी ओवरलैप नहीं होगा। ओके, तो आपने देखा रहेगा लास्ट वाले लेक्चर में हमने चेस्ट का जितना भी वेरिएशंस है एक्सरसाइज का वो हमने कवर किया था सुपर एडवांस लेवल पे। ओके, उससे पहले हमारा लेग्स का 2 दिन वाला वर्कआउट हो गया। पहले दिन में आपका क्वाड्रिसेप, ग्लूट्स, और सेकंड डे पे हैमस्ट्रिंग और काफ हो गया। फिर इसके बाद में हमने चेस्ट किया। चेस्ट के साथ में हमने कार्डियो को ऐड किया था। ओके, और कार्डियो का पूरा डिटेल से हमने एक्सप्लेन किया कि सुपर एडवांस लेवल पे कार्डियो करना क्यों ज़रूरी है, कैसे करेंगे, कौन कौन से इक्विपमेंट्स आप यूज कर सकते हैं, किस लेवल का इंटेंसिटी होना चाहिए, कैसे इंटेंसिटी लेवल डिसाइड करते हैं, उसका क्या फॉर्मेट रहता है, आपका हार्ट रेट जो है कितने रेंज में होना चाहिए, वो सब हमने डिस्कस किया था। तो इसके बाद में हम अभी शोल्डर और ट्राइसेप लेने वाले हैं। ओके, तो चेस्ट के नेक्स्ट डे हमको ये करना। अभी इसमें देखना है कि ये जो चेस्ट और कार्डियो वाला है ये सेम डे का है, अपना तीसरे दिन का वर्कआउट शेड्यूल में सुपर एडवांस लेवल पे तीसरे दिन का जो वर्कआउट शेड्यूल रहेगा तो तीसरे दिन का जो रहेगा उसमें चेस्ट आपको एक टाइम पे करना है। जैसे मॉर्निंग में चेस्ट किया तो इवनिंग में कार्डियो, इवनिंग में अगर आपने चेस्ट किया तो मॉर्निंग में कार्डियो। लेकिन ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि चेस्ट, ओके, और शोल्डर, ट्राइसेप, इनके बीच में ज़्यादा गैप ना हो। तो आप कोशिश करें कि जैसे मॉर्निंग में आपने कार्डियो कर लिया या शाम को आपने चेस्ट किया फिर शोल्डर ट्राइसेप कर लिया, तो वो उनका जो है ना ज़्यादा गैप नहीं होगा, क्योंकि जो भी हम कंबाइन वाले मसल ग्रुप वाले जितने भी ये हैं उनको हम पास में रखते हैं, ताकि वो उसी टाइम पे जितना जल्दी हो सके सारा कवर हो जाए, तो बाद में ओवर ट्रेनिंग ना हो। क्योंकि अभी यहाँ पे देखिए आप, चेस्ट को आज हम समझो मॉर्निंग में चेस्ट किया, तो मॉर्निंग में चेस्ट करके फिर इवनिंग में कार्डियो करेंगे और फिर शोल्डर, तो इन दोनों के बीच में ज़्यादा गैप हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे गैप को है ना थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? पहले आपने कार्डियो कर लिया मॉर्निंग में, फिर इवनिंग में आपने चेस्ट कर लिया, और फिर मॉर्निंग में दूसरे दिन आपने शोल्डर ट्राइसेप कर लिया, तो वो बहुत ज़्यादा गैप नहीं रहेगा। ओके, तो उसमें वो ज़्यादा बेटर रहता है। अगर आप सेम मसल ग्रुप को जितना कम पीरियड के गैप में कवर करते हैं उतना ही अच्छा रहता है। ओके, और इसके बाद में हमारा आ जाएगा एब्स ट्रेनिंग, कोर ट्रेनिंग का, फिर बैक बाइसेप्स। ओके, तो अभी देखिए हम शोल्डर और ट्राइसेप्स जो ले रहे हैं उसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज है, कौन सी एक्सरसाइज सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, जो सुपर एडवांस लेवल के जो एथलीट, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर या जो 5-10 साल से वर्कआउट कर रहे हैं उनके लिए कौन सा वर्कआउट पैटर्न अच्छा रहेगा। तो हम पूरा चार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। शोल्डर जो है ये वाला, ओके, ये पुशिंग मूवमेंट में हेल्प करता है। जब भी आप कोई भी पुशिंग मूवमेंट कर रहे हैं तो ये पूरा कॉम्बिनेशन रहता है, चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स। ओके, तो चेस्ट में हमने लास्ट में कवर किया कि आपका अपर चेस्ट, लोअर चेस्ट। अभी शोल्डर जो है, शोल्डर जॉइंट में 2 मेन मसल ग्रुप होता है। ओके, एक ऊपर वाला सुपरफिशियल और एक डीप मसल ग्रुप। ओके, तो जो डीप मसल ग्रुप है उसका क्या काम है, शोल्डर जॉइंट को ऐसा होल्ड करके रखना है। ओके, और जो ऊपर वाला है उसका काम है बॉडी का, इसका लोकोमोशन का, इसका मूवमेंट कराने का। जैसे समझो ये शोल्डर है, ओके, इसके ऊपर में 3 मसल हैं। ओके, एक आगे वाला एंटीरियर डेल्टोइड, एक साइड वाला मिडल डेल्टोइड, एक पीछे वाला पोस्टीरियर डेल्टोइड। तो आगे वाला जो है इसका काम है ऐसा मूवमेंट कराना और ऐसा साइड से उठाने का। ओके, और ये वाला मूवमेंट। ओके, ये शोल्डर जो है आगे वाला एंटीरियर डेल्टोइड, ये मसल चेस्ट के साथ में हमेशा फंक्शन करता है। ओके, सेकंड है साइड लेटरल रेज, ये वाला, ठीक है, इसका काम है शोल्डर को ऐसा लिफ्ट करने का। ओके, तो ये क्या करता है, ये यहाँ से ऐसे लेके जा रहा है, तो इसका जो डीप मसल है, ओके, सुप्रास्पाइनेटस, ये इनिशियली जो 30 डिग्री तक का जो लिफ्ट होता है वो स्टार्ट उससे होता है, और उसके बाद में ये मेनली ये वाला काम करता है। फिर थर्ड वाला जो ये है पीछे वाला, ये भी शोल्डर का एक मसल है, रियर डेल्टोइड। ओके, पोस्टीरियर डेल्टोइड बोलते हैं इसको, लेकिन इसका फंक्शन अलग है। ओके, तो इसका लोकेशन शोल्डर में है, लेकिन ये फंक्शनिंग क्या करता है, ये पुलिंग का काम करता है। और पुलिंग मसल ग्रुप कौन सा है, बैक वाला। तो हम इसको बैक बाइसेप्स जब हम करते हैं तब भी इसको ऐड करेंगे। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है बैक बाइसेप और रियर डेल्टोइड, ये पीछे वाला डेल्टोइड। इसका ट्रेनिंग जो होगा बैक बाइसेप में होगा, नहीं तो फिर ओवर ट्रेनिंग हो जाएगा। अगर आज हम शोल्डर ट्राइसेप के साथ में इसको कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम जब बैक करेंगे
तीसरे दिन फिर से इसका ट्रेनिंग होगा, क्योंकि इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है पुलिंग में, इसलिए हम इसको स्किप करेंगे। इसका वर्कआउट जो है हम बैक में करने वाले हैं, इसको काउंट नहीं करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि ये जो शोल्डर का जो एक्सरसाइज है, देखिए ये एंटीरियर डेल्टोइड आगे वाला, ये मिडिल डेल्टोइड बीच वाला, ये रोटेटर का आपका रोटेशन वाला ग्रुप जो अंदर का डीप मसल ग्रुप है, ये पोस्टीरियर डेल्टोइड को मैंने कट किया क्योंकि इसको हम आज इसमें ऐड नहीं करने, इसका एक्सरसाइज हम इसमें ऐड नहीं करने वाले हैं। और फिर उसके बाद में ट्राइसेप्स। ओके, तो ऊपर वाला जो मसल ग्रुप है उसमें 3 मेन मूवमेंट हो गया, एक ये वाला, एक ये वाला और एक पीछे वाला, राइट। अब एक डीप मसल ग्रुप है, 4 मसल का ऐसा कॉम्बिनेशन है। ओके, तो वो क्या करता है, बॉल सॉकेट को ऐसा पकड़ के रखता है। समझो ये आपका ह्यूमरस है, ये आपका आर्म्स है, ये आर्म अंदर जाएगा और ऐसे चारों मसल इसको होल्ड करेंगे, तो जॉइंट को स्टेबिलाइज करने का काम करते हैं। ओके, वो चारों मसल। तो हमको ये देखना है कि शोल्डर और ट्राइसेप में, फिर आर्म्स जब आप करते हैं, ट्राइसेप्स करते हैं, तो चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप तीनों साथ में काम करता है। तो उसके साथ में आपका ट्राइसेप, जैसे आप चेस्ट प्रेस कर रहे हैं, ट्राइसेप काम कर रहा, ओवरहेड प्रेस कर रहे हैं तो भी ट्राइसेप काम कर रहा। ओके, तो ट्राइसेप्स का ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि सुपर एडवांस लेवल का वर्कआउट है तो उनको हर एक मसल पार्ट को टारगेट करना रहता है ताकि अच्छे से अच्छा डेफिनेशन दिखे। ओके, अच्छा विजुलाइज हो हर एक डीप से डीप मसल। तो इसीलिए हम ट्राइसेप्स का भी वेरिएशन लेने वाले हैं। बिगनिंग लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे या एडवांस लेवल पे आपको आर्म्स को इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आर्म्स का वर्कआउट नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि जब भी हम प्राइम मूवर का एक्सरसाइज कराते हैं तो ये असिस्टिंग वाले मसल्स जो है आर्म्स के, वो ऑटोमेटिकली उसी रेशियो में डेवलप हो जाते हैं। उनको बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग मिल जाता है हेवी एक्सरसाइज इंटेंसिटी के साथ में। ओके, तो ये अपना हो गया शोल्डर का। फिर इसके बाद में ट्राइसेप्स का जो दोनों हेड रहता है आपका, ये आपका ट्राइसेप में आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी शोल्डर के। तो पहला एक्सरसाइज है शोल्डर ओवरहेड प्रेस। ओके, अगर आप बारबेल से कर रहे हैं तो इसको मिलिट्री प्रेस भी बोलते हैं, ऐसा थ्रो करके फेंकते हैं। ओके, तो शोल्डर ओवरहेड प्रेस को आप कितने तरीके से हम कर सकते हैं। ओके, डंबल के साथ में कर सकते हैं, बारबेल के साथ में कर सकते हैं, केबल के साथ में कर सकते हैं, मशीन से कर सकते हैं। एर्नोल्ड प्रेस डंबल वाला एक वेरिएशन होता है। ओके, और ये अपसाइड डाउन आपने देखा रहेगा रिबॉक क्रॉसफिट वगैरह उस एक्टिविटी में, मतलब दीवार पे उल्टा लटके पैर ऊपर रहेगा और ऐसा पुशअप मारते शोल्डर से, वो स्टेप, मतलब आप पूरा ये देखिए कि आपका पैर यहाँ रहेगा, हेड रहेगा और पाम्स के ऊपर सारा वजन रहेगा। ओके, अपसाइड डाउन, उसको हेड स्टैंड की पोजीशन में समझ लीजिए आप। ओके, तो ये वाला इस पे भी डिस्कस करेंगे कि हमने इसको एंटीरियर में क्यों डाला, क्योंकि उनको वो लोग पुशअप्स बोलते हैं, जो भी ये वो अपसाइड डाउन वाला जो मूवमेंट करते हैं पुशअप, लेकिन इसमें पुशअप्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, आपका शोल्डर का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो रहा है। अभी देखिए, मैं अगर उल्टा लेट के सेम ऐसा अपसाइड डाउन पुशअप मार रहा हूँ तो सेम मोमेंट हो गया, ये वाला समझो ऊपर फ्लोर है, ये क्या, ये वाला कर रहा हूँ, तो ये एंगल पे हमेशा शोल्डर काम करता है। पुशअप में कभी काम करेगा चेस्ट जब इस डायरेक्शन में जाएगा। ओके, तो जो भी ये वाला अपसाइड डाउन वाला मूवमेंट करते हैं क्रॉसफिट में, ये एक्चुअल में शोल्डर के लिए होता है, एंटीरियर पार्ट के लिए, लेकिन वो उसको पुशअप्स बोलते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो अपसाइड डाउन वाला है ये हमेशा एंटीरियर डेल्टोइड को काम टारगेट करेगा। ओके, एंटीरियर डेल्टोइड को, पुशअप्स का नहीं, चेस्ट में नहीं। ओके, अभी देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई कौन सा बेस्ट है, ये हमको देखना है। तो अगर आप नॉर्मल लाइफस्टाइल के लिए कर रहे हैं, ओके, एकदम मज़ा, जैसे स्पोर्ट्स स्पेसिफिक नहीं है, तो आप क्या करेंगे, हमेशा डंबल यूज करेंगे। मेक श्योर कि जिम में डंबल उतने अवेलेबल हो जितना आप शोल्डर प्रेस कर रहे हैं। ओके, तो ये हमेशा आपका पहला प्रायोरिटी होना चाहिए। ओके, सेकेंड है बारबेल। अगर ये स्पोर्ट्स स्पेसिफिक है तो उसमें क्या हो, क्लीन जर्क वगैरह स्नेच करते हैं तो उसमें बायलैटरल मूवमेंट होता है, तो उसका प्रैक्टिस करने के लिए आपको इसको डोमिनेंट रखना है, राइट। थर्ड है केबल। केबल पे कर सकते, जब दोनों केबल का जो पुली रहता है उसके बीच में चेयर लगा के उस पर एक ऐसा बाहर आता है जिसके दोनों तरफ वो लगता है केबल, और उसको पकड़ के ऐसा वाला प्रेस करते हैं। ओके, फिर मशीन आता है, इसका प्रॉपर एक मशीन आता है शोल्डर ओवरहेड प्रेस। ओके, फिर इसके बाद में एर्नोल्ड प्रेस, आपने देखा रहेगा एर्नोल्ड प्रेस के बारे में, ये ऐसा वाला करेंगे, फिर ऐसे घुमा के पूरा ऊपर करके घुमा के नीचे ला के ये मूवमेंट करते हैं। तो ये एकदम यूजलेस एक्सरसाइज, ये आपको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि
जब ये एक्सरसाइज नया नया आया था तो बहुत पॉपुलर था, तो एर्नोल्ड का ऐसा मानना था कि जब भी आप ये वाला एक्सरसाइज करते हैं तो आपका शोल्डर की जो तीनों मसल्स हैं वो काम करते हैं, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक का काम है आगे से उठाने का, ऐसे उठाने का, दूसरे का काम है ऐसा, और तीसरे का काम है ऑपोजिट। तो कभी भी आप 3 डायरेक्शन में एक साथ नहीं जा सकते, राइट। तो वो एक गलत मिथ था, ओके। और दूसरा ये कि जब भी आप ये वाला करते तो अगर मैं ऐसे पकड़ के कर रहा हूँ तो वेट मेरे सीधा ऊपर आ रहा है, लेकिन जब मैं ये वाला कर रहा हूँ तो अभी मेरा जो बेस ऑफ सपोर्ट है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, जिस बॉक्स में मैं खड़ा हूँ उसके बाहर अगर वेट कोई है तो मेरे को वो बाहर की तरफ खींचेगा, ओके। तो जब भी आप ये वाला करते तो आपका बॉडी यहाँ पर, वेट यहाँ पे, तो वो प्रॉपर पोजीशन नहीं देगा आप क्योंकि आपकी स्पाइन के ऊपर वर्टिकल लोड आना चाहिए, ऐसा साइड से नहीं, ओके। तो ये नहीं करेंगे, अपसाइड डाउन नहीं करेंगे, ओके, क्योंकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है, इंजरी ओरिएंटेड है, और इससे बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है अनलेस कि आप किसी पर्टिकुलर क्रॉसफिट ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है, ओके। तो ये कट हो गया। मशीन से नहीं करना है आपको, क्यों? क्योंकि मशीन सपोर्टेड एक्सरसाइज है, उसका पाथवे फिक्स होता है, और जब भी हम फ्री वेट के साथ में करते हैं, जो जितने भी कंपाउंड मूवमेंट है उसको आपको फ्री वेट के साथ में करना है, और जितने भी सिंगल जॉइंट वाले मूवमेंट हैं, सर्कुलर मूवमेंट हैं, उनको मशीन के साथ में हमेशा ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। वो ग्रेविटी का नियम होता है उसके हिसाब से, तो मशीन पर नहीं करना है। एक तो ये सपोर्टेड है, ऊपर से आपका जो स्टेबिलाइजिंग मसल्स हैं, जब भी हम वेट को ऐसा पकड़ के होल्ड कर रहे हैं, अप डाउन कर रहे हैं, तो उस टाइम पे उस पर्टिकुलर इस एंटीरियर डेल्टोइड के अलावा भी बहुत सारे मसल होते हैं जो शोल्डर को बैलेंस करके रखते हैं, तो वो वाला बैलेंस का ट्रेनिंग आपको मशीन पे नहीं मिलेगा। केबल पे भी बैलेंस, क्योंकि केबल पे आपको बैठना पड़ेगा, और बैठेंगे तो सपोर्टेड हो गया, ओके, ये भी नहीं करना है। तो क्या बचा? डंबल और बारबेल। तो ये दोनों कहाँ, ये स्पोर्ट्स स्पेसिफिक अगर आपका गोल है तो इसको डोमिनेंट रखेंगे, नहीं है तो इसको डोमिनेंट रखेंगे, क्योंकि डंबल से जब करते हैं तो ये एक आइसोलेटरल मूवमेंट है, दोनों लिम्ब साथ में काम करें लेकिन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिविजुअल मूवमेंट हो रहा। तो इसमें क्या सिमेट्रिकल डेवलपमेंट होगा। अगर किसी का एक हाथ स्ट्रांग है और एक वीक है तो वो डिफरेंस धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, जो कि बायलैटरल मूवमेंट में नहीं होता, बारबेल के साथ में वो नहीं होता। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमको एक एक्सरसाइज क्या लेना है, शोल्डर ओवरहेड प्रेस, उसमें डंबल मैंडेटरी है, और अगर स्पोर्ट्स स्पेसिफिक है तो बारबेल। अदरवाइज आप क्या करेंगे, इसको ऐसा अल्टरनेट घुमा सकते हैं, ओके। कैसा, एक बार जब आप शोल्डर करेंगे तो डंबल ले लिया, दूसरी बार बारबेल ले लिया। और एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए, कभी भी आप शोल्डर का जो ओवरहेड प्रेस करते हैं उसको बैठ के नहीं करना है। ये शोल्डर की जो एक्सरसाइज है ओवरहेड प्रेस बारबेल के साथ, डंबल के साथ, इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया है हमने और पूरा डिटेल से डिस्कस किया है कि आपको ये खड़े होकर करना है कि बैठ के करना, दोनों में क्या फ़र्क है, ओके। तो आप वो जाके वीडियो देखेंगे शोल्डर, चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स की प्लेलिस्ट में, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। यहाँ पे हम सिर्फ समरी में एक ये वाला डिस्कस करते हैं कि जब भी आप बैठ के करते हैं तो क्या होता है, नीचे से जो चेयर है, नीचे से जो कुर्सी है, वो आपके स्पाइन को नीचे से कंप्रेस करता है, और ऊपर से जो वेट है वो नीचे की तरफ कंप्रेस करता है, तो स्पाइन के ऊपर वर्टिकल लोड आता है। तो ये स्पाइन के लिए अच्छा नहीं, स्पेशली जिसको लोअर बैक का इशू है उनके लिए तो और भी डेंजरस है। और जब हम खड़े होकर करते हैं तो खड़े होने के बाद में क्या होता है, हमारा जो वेट बीयरिंग जॉइंट है, एंकल जॉइंट हो गया, घुटने का जॉइंट, हिप जॉइंट हो गया, शोल्डर जॉइंट, सारे जॉइंट्स के ऊपर जो वेट है वो डिवाइड हो जाता है, तो क्या स्पाइन फ्री हो जाता है। और दूसरा, आपके कोर मसल को भी चैलेंज मिलता है। जब भी हम ऐसी एक्सरसाइज करते हैं जो फ्री है, कंपाउंड मूवमेंट है और बिना किसी सपोर्ट के, तो वो हमेशा अपने कोर को स्ट्रांग करता है। बहुत सारे स्टेबिलाइजिंग मसल्स जो है ना उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ शोल्डर का एंटीरियर डेल्टोइड ही काम नहीं कर रहा, ओके। उसके अलावा बहुत सारे आपके हिप जॉइंट को स्टेबल करने वाले, एंकल जॉइंट को स्टेबल करने वाले, शोल्डर जॉइंट को स्टेबल करने वाले, सारा पूरा बॉडी ऑलमोस्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। इसलिए हमको हमेशा खड़े होकर करना है, बैठ के नहीं करना। जो ज़्यादातर लोग ये अपना शोल्डर प्रेस या तो मशीन पर करेंगे या बैठ के करेंगे डंबल के साथ में, ओके, वो नहीं करना। बहुत सारे लोग स्मिथ मशीन पे भी करते हैं बारबेल के साथ, तो वो नहीं करना, क्योंकि स्मिथ मशीन में पाथवे फिक्स रहता है, तो वो बैलेंस नहीं करना, उसमें धक्का मारना रहता है सिर्फ, ओके। तो ये अपना एक शोल्डर की एक्सरसाइज में एकदम क्लियर हो गया कि कंपाउंड मूवमेंट में आपको शोल्डर ओवरहेड प्रेस करना है, डंबल आपका डोमिनेंट होना चाहिए, ओके। अब हम सेकंड वाला चूज करते हैं, शोल्डर फ्रंट रेज,
ओके ये वाला। अब शोल्डर फ्रंट रेज में और शोल्डर ओवरहेड प्रेस में दोनों में ही आपका एंटीरियर डेल्टोइड काम करता है। डिफरेंस क्या है, ये आइसोलेशन मूवमेंट है, ये कंपाउंड मूवमेंट है। इसमें एक ही जॉइंट काम करता है, इसमें दो जॉइंट काम करते हैं। ओके इसमें आप ज़्यादा वेट लिफ्ट कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा वेट नहीं जाएगा। ओके ये फंक्शनल मूवमेंट है, ये फंक्शनल नहीं है, क्योंकि ये वाला जो हम कोई भी चीज़ को डेली रूटीन में हम ऐसा कुछ करते हैं, उठा के ऐसा रखा किधर भी, लेकिन ऐसा वाला मूवमेंट बहुत कम करते हैं। ओके दूसरा, जब भी आप सिंगल जॉइंट यूज करते हैं तो वो कनेक्टिव टिश्यू पे ज़्यादा डोमिनेंट होता, कनेक्टिव टिश्यू पे ज़्यादा लोड आएगा तो उसकी इंजरी के चांसेस हैं, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू मसल के कंपैरिजन में ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। तो अगर आप हमेशा आइसोलेशन मूवमेंट करेंगे तो वो कनेक्टिव टिश्यू पे ज़्यादा आएगा, तो उसमें वियर टियर का चांसेज है। तो आपको फ्रंट रेज नहीं करना है। ओके चाहे वो सुपर एडवांस लेवल ही क्यों नहीं हो, क्योंकि आपका मेन गोल क्या है, यहाँ पे मसल बिल्ड करना है, इंटेंसिटी हाई होना चाहिए और कोर मसल को चैलेंज मिलना चाहिए। ओके अब यहाँ पे जब फ्रंट रेज करते हैं तो देखो पहले देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या क्या है। डंबल के साथ में आप ये वाला कर सकते हैं, राइट, और उसके बाद में बारबेल के साथ में भी कर सकते हैं, प्लेट लगा के ऐसा वाला बहुत लोग करते हैं। केबल पे कर सकते हैं, ऐसा नीचे से पैरों के नीचे से केबल निकाल के ये वाला मूवमेंट। रेजिस्टेंस बैंड से भी करते हैं और प्लेट, कुछ लोग प्लेट पकड़ के भी करते हैं ये वाला, और केटल बेल के साथ में भी करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि आइसोलेशन मूवमेंट आपको अवॉइड करना है। ओके सेकंड, अगर आप कभी कभार ये लेते भी हैं तो अब इसमें से कौन सा एक्सरसाइज बेटर है हमको डिस्कस करना। पहली चीज़ हम इधर से शुरू करते हैं। प्लेट ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 किलो का प्लेट होता है। एक तो उसका ग्रिपिंग प्रॉपर नहीं होता, क्योंकि आप जैसे पकड़ के यहाँ पे लाते हैं तो वो पैर पर टच होने लगता है। ओके और उसको ऐसा वर्टिकल तो नहीं पकड़ सकते, क्योंकि अपना ग्रिप ऐसा तो प्लेट को ऐसे ही पकड़ेंगे। जैसे नीचे जाएगा अपना हाथ जो सर्कुलर मूवमेंट है तो वो कैसे लेके जाएगा, ऐसे लेके जाएगा, तो यहाँ पे ही वो प्लेट टच हो जाएगा, बड़ा प्लेट रहेगा, तो रेंज कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। और ऊपर से 20-25 की प्लेट है, उसके आगे आप वेट भी नहीं बढ़ा सकते उसमें। तो पहला प्लेट कैंसिल। केटल बेल भी कैंसिल करना है। केटल बेल का ग्रिपिंग प्रॉपर नहीं आता है। ओके यहाँ जाएगा तो वो ऐसे लटका हुआ, फिर नीचे जाएगा तो रोल होएगा, हाथ में हेवी वेट पकड़ा और अगर वो रोल होएगा तो वो रिस्ट के जॉइंट के लिए प्रॉपर नहीं है। और दूसरा, इतना हेवी वेट में आपको केटल बेल मिलेगा नहीं। और दूसरा क्या, एक और पॉइंट ये कि जब भी आप ऐसा करते हैं तो स्विंगिंग मोमेंट होता है। जब भी आप फ्रंट रेज करते हैं तो उसमें थोड़ा चीटिंग का चांसेस होता है, क्योंकि हेवी लाइट वेट तो आपको करना है, क्योंकि सुपर एडवांस लेवल पर लाइट वेट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हेवी वेट करेंगे तो हमेशा बॉडी ऐसा मूवमेंट कराएगा, तो मतलब लोअर बैक और आपका लोअर बॉडी है वो उसको चीट कर रहा है, ऐसा मतलब सपोर्ट मिल रहा है वहाँ से। तो आपको ये वाला नहीं करना है। रेजिस्टेंस बैंड से ये बेसिक एक्सरसाइज है, कोई होम ट्रेनिंग कर रहा है या आउटडोर ट्रेनिंग कर रहा है तो सुपर एडवांस लेवल हमेशा जिम में किया जाता है और वहाँ पे आपको बैंड की ज़रूरत नहीं है। अब क्या बचा है, केबल। ये फ्रंट वाला केबल पर करते हैं, तो बारबेल पर नहीं करना है क्योंकि सर्कुलर मूवमेंट है। ओके तो ये आपको कंटिन्यूस टेंशन नहीं देगा। डंबल में भी सेम है, कंटिन्यूस टेंशन नहीं देगा, लेकिन बारबेल से डंबल बेटर है। क्यों? क्योंकि ये इंडिविजुअल मूवमेंट हो रहा, बारबेल में ये पूरा एक साथ मूवमेंट हो रहा, तो एक साथ मूवमेंट हो रहा तो जो आपका वीक हाथ है उसको वो स्ट्रॉन्ग वाला हैंड जो है वो सपोर्ट करेगा। ओके तो अभी यहाँ पे आपको क्या चूज करना, ये डंबल और केबल में से केबल चूज करना है। क्यों? क्योंकि डंबल सर्कुलर मूवमेंट है, इसमें कंटिन्यूस टेंशन, भले ये आइसोलेटरल मूवमेंट है इंडिविजुअल, लेकिन पहला टारगेट मसल ब्रेकडाउन है, बाद में बैलेंस और वो डिफरेंस सिमेट्रिकल वाला। तो यहाँ पे केबल में क्या होगा, कंटिन्यूस टेंशन मिलेगा, इसमें भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होगा। जब भी समझो आप केबल को यहाँ से यहाँ उठा रहे हैं तो थोड़ा सा केबल का डेविएशन होगा, लेकिन इसके कंपेरिजन में बेटर है। तो अगर आपको ये करना है तो हमेशा केबल पे ट्राई करेंगे। ओके ये अपना हो गया शोल्डर फ्रंट रेज, जो कि आपको एडवांस सुपर एडवांस लेवल पर नहीं करना है। ओके तो अपने पास शोल्डर ओवरहेड में क्या बचा है, सिर्फ एक ही एक्सरसाइज बचा है। इसको आप कितना इंटेंसिटी के साथ कर सकते हैं ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कितने वेरिएशंस करें, भले आप सुपर एडवांस लेवल है बॉडी बिल्डिंग करें, कुछ भी करें, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो आप जितने समझो, अगर आपने 20 एक्सरसाइज करनी है शोल्डर ओवरहेड की तो 20 सेट लीजिए इसका, दूसरी एक्सरसाइज नहीं, क्योंकि दूसरी एक्सरसाइज में उतना फायदा नहीं मिलेगा जितना इसमें 20 सेट का फायदा मिलेगा। राइट, एक एग्जांपल बता रहा हूँ वैसे। तो अगर आप सारी एक्सरसाइज लेके अलग अलग वेरिएशन लेके आप 2 घंटा भी अगर आप शोल्डर प्रेस करेंगे, उससे बेटर है कि आप 1 घंटा दबा के शोल्डर ओवरहेड प्रेस इसके साथ में करें, बारबेल या डंबल के साथ में। राइट, और मशीन यूज नहीं करेंगे, इसमें ध्यान रखें हमेशा। अब देखिए आता है केबल स्कूप। तो केबल स्कूप कौन सा वाला होता है, ये वाला।
दोनों साइड से केबल पकड़ के ऐसा वाला उठाते हैं। तो ज़्यादातर लोग इसको चेस्ट का वेरिएशंस में लेते हैं कि चेस्ट, जब चेस्ट एक्सरसाइज करें तो स्कूप वाला चेस्ट के लिए, लेकिन एक्चुअल में ये स्कूप एक्सरसाइज चेस्ट के लिए नहीं होता है, चेस्ट इसमें इतना इन्वॉल्व नहीं होता। देखिए मोमेंट क्या हो रहा है, आप फ्रंट रेज करते हैं, हम फ्रंट रेज में क्या होता है ये वाला, ओके। अब इसमें सिर्फ ग्रिप थोड़ा सा चेंज हुआ, लेकिन हम केबल को क्या कर रहे हैं, ऐसा लेके आ रहे हैं। चेस्ट का काम है ऐसा, ये इसको ऐसा लाने का, इसको ऐसा उठाने का नहीं। यहाँ पे जॉइंट एक्शन देखिए, ये शोल्डर का एडक्शन हो रहा है। एडक्शन मतलब ये चेस्ट इसको ऐसा क्लोज, ऐसा पास में ला रहा है चेस्ट का मसल। लेकिन जब शोल्डर का फ्लेक्शन हो रहा है ये वाला, तो शोल्डर का फ्लेक्शन कौन कराएगा, एंटीरियर डेल्टोइड, ओके। तो स्कूप में क्या हो रहा है, जब आप ऐसा उठा रहे हैं तो शोल्डर का फ्लेक्शन हो रहा है, शोल्डर का ये नहीं हो रहा है। तो कुछ लोग इसको थोड़ा सा घुमा के ऐसा ले आएंगे, लेकिन वो दिखने में आपको लगता है कि ये ऐसे आ रहा है, लेकिन वो उठेगा ऐसे, क्योंकि केबल किधर से आ रहा है, नीचे से, ये ऐसा ही मूवमेंट हो रहा। वो केबल का दोनों पुली थोड़ा वाइड रहता है, इसलिए हमको लगता है कि चेस्ट के लिए, लेकिन एक्चुअल में ये एंटीरियर डेल्टोइड के लिए। तो ध्यान रखिए। तो पहले तो ये है कि केबल स्कूप को हम चेस्ट में नहीं लेंगे, क्योंकि चेस्ट के लिए नहीं है डोमिनेंटली। और दूसरा, शोल्डर के लिए भी नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि एक तो ये आइसोलेशन मूवमेंट है, ओके। ये आइसोलेशन का हमारे पास और भी ऑप्शन था, तो आइसोलेशन आपको करना ही नहीं है, तो आपको ये स्कूप को कैंसिल कर देना है, ओके। अब क्या बचा है, शोल्डर लेटरल रेज। तो शोल्डर की जो 3 मसल है उसमें से आगे वाला जो मसल है उसके लिए सिर्फ एक ही वेरिएशन है, वो क्या है, शोल्डर प्रेस, ये वाला, चाहे आप बारबेल के साथ करें चाहे वो डंबल के साथ में। और दूसरा ऑप्शन है शोल्डर का जो सिंगल वाला आइसोलेशन, ये नहीं करना है। अब क्या बचा है, ये वाला शोल्डर लेटरल रेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि जितना भी आप शोल्डर का ये वाला एक्सरसाइज करते हैं, ये ऑलरेडी चेस्ट में हेवी ट्रेनिंग होता है इसका, ओके। तो ये डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है चेस्ट में, लेकिन ये वाला कैसा है, ये साइड का मसल है, ये कहीं पे भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसीलिए आपको स्पेसिफिक टारगेट करना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसका सेट मारना है, क्योंकि ये आपको एस्थेटिक लुक देता है, मतलब शोल्डर को ब्रॉड दिखाता है। अभी हम अगर समझो मैं जाऊँ तो ये क्या है, ये कम से कम इतना इधर की तरफ, बाहर की तरफ डेवलप होता है, ऊपर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ डेवलप होगा, तो कैसा थोड़ा ब्रॉड लुक देगा। तो ऐसा बॉडी थोड़ा ब्रॉड दिखता है, मतलब एस्थेटिक दिखता है। तो इसीलिए ये भी आपका एक फेवरेट एक्सरसाइज होना चाहिए कि आपकी बॉडी का प्रॉपर एकदम डिज़ाइन करता है, ओके, अच्छा लुक देगा आपको। तो ये शोल्डर लेटरल रेज को आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है। अभी शोल्डर लेटरल रेज को, ये साइड वाला, इसको कितने तरीके से हम ट्रेन कर सकते हैं, ओके। इसमें देखिए डंबल के साथ, ये वाला डंबल के साथ करते हैं, केबल के साथ में ये वाला दोनों हाथ से एक साथ नहीं होता है। कुछ लोग ऐसा करते हैं भी दोनों पुली को पकड़ के ये वाला मूवमेंट करते हैं, लेकिन वो प्रॉपर नहीं होता है। सिंगल हैंड करते हैं, एक एक करके। उसमें आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि केबल को जब भी आप पकड़ेंगे, समझो इधर पुली है, इधर से केबल आ रहा है, तो केबल को आप आगे से नहीं पीछे से पकड़ेंगे, ओके। तो क्यों ऐसा, क्योंकि जब आगे से पकड़ते हैं तो इसमें थोड़ा चीटिंग का चांसेज है। जब आप आगे से पकड़ के ऐसे उठाते हैं तो ये हाथ साइड की बजाय ऐसे जाता है, और ऐसे जाता है तो शोल्डर का एक्सटर्नल रोटेशन होता है। जब भी आपका शोल्डर एक्सटर्नली रोटेट पोजीशन में है, तब भी आपका एंटीरियर ज़्यादा काम करता है, मिडल डेल्टोइड नहीं के बराबर काम करता है। मिडल डेल्टोइड का जो मसल है, इसको टारगेट करने के लिए ये प्रॉपर डोमिनेंटली मूव करे, काम करे, उसके लिए ना शोल्डर प्रॉपर अंदर की तरफ रोटेटेड पोजीशन में रहना चाहिए। ये जरा सा भी इधर नहीं आना चाहिए, टॉप टू बॉटम, स्टार्टिंग पोजीशन से लेके एंड तक ये रोटेट नहीं होना चाहिए बाहर की तरफ। और जब आप केबल को पीछे से पकड़ते हैं, ऐसा पकड़ के उठाते हैं, तो केबल, क्योंकि बॉडी बीच में आ रहा है, तो आप चाह के भी इसको आगे नहीं ला सकते, रोटेट होएगा नहीं, क्योंकि केबल ये पीछे से आ रहा है, ओके। तो ये ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा एक्सरसाइज। इसलिए जब भी आप केबल पे अगर ये कर रहे हैं ये वाला, तो हमेशा पीछे से पकड़ेंगे, ओके। और पीछे से पकड़ेंगे तो ध्यान रखिए कि केबल का जो लाइन है, केबल और आपका बॉडी पैरेलल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इतना ज़्यादा घूम गए। अगर समझो केबल इधर से आ रहा है और आप ऐसे घूम गए, तो केबल आपकी बॉडी को ऐसे टर्न करके आएगा, तो वो रब करेगा जब भी वो उठाएंगे। अगर आप ज़्यादा ऐसे घूम गए तो क्या हो रहा, ये सेम ही हो रहा, जो आगे से आपने लिया है। अगर मैं समझो ये पीछे से ऐसे उठा रहा साइड, ऐसे घूम जाता हूँ तो क्या हो रहा, आगे जा रहा, ऐसे घूम जाता आगे जा, तो ये एक तरह से फिर से एंटीरियर हो गया। तो ध्यान रखिए कि आप ऐसे करें तो केबल इस डायरेक्शन से आएगा, पीछे से घूमना नहीं है, ओके। तो ये अपना हो गया शोल्डर का केबल के साथ में, ओके। फिर है मशीन। ये भी एक मशीन आता है जो बैठ के आप ये वाला करते हैं, ऐसा हैंडल पकड़ के। तो सबसे बेस्ट कौन सा होता है, मशीन। क्यों?
क्योंकि शोल्डर लेटरल रेज जो एक्सरसाइज है वो आइसोलेशन मूवमेंट है, ये एक जॉइंट पे काम कर रहा है, सर्कुलर मूवमेंट है। और जितना भी सर्कुलर मूवमेंट है सिंगल जॉइंट वो हमेशा मशीन पे बेटर होता है, क्योंकि उसका मैकेनिज्म ऐसा होता है कि जब आप डंबल के साथ में करते हैं तो समझो अगर आप यहाँ से यहाँ तक उठाएंगे तब तक तो डंबल जो है वो ग्रेविटी के पैरेलल मूव हो रहा है, तो वो उससे मसल पे टेंशन नहीं आ रहा, मसल पे लोड आ ही नहीं रहा। फिर वो यहाँ से यहाँ तक जाने के बाद, जब यहाँ ग्रेविटी की लाइन में आने के बाद यहाँ तक इतनी सी रेंज में वो कंटिन्यूस टेंशन देगा। तो मतलब फुल रेंज में से हाफ रेंज कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो इस तरह से वो इफेक्ट उसका ख़त्म हो जाता है। और जब आप मशीन के साथ में करते तो क्या होता है, मशीन में जैसे आपने पकड़ा, अब स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितना भी रेंज है उसमें आपको कंटिन्यूस टेंशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसका मैकेनिज्म ऐसा हो, केबल ऐसा पुली में गोल गोल घूमता है, तो उससे क्या वेट ग्रेविटी के अगेंस्ट स्टार्टिंग से लेके एंड तक अप डाउन होता है, 90 डिग्री मूव करता है वेट। इसकी वजह से ये सबसे बेस्ट है। जैसा कि मैंने आपको हर एक लेक्चर में बताया कि कंपाउंड मूवमेंट को हमेशा फ्री वेट के साथ करेंगे और आइसोलेशन मूवमेंट को मशीन पे करेंगे। जहाँ सिंगल जॉइंट का मूवमेंट हो रहा है, एक जॉइंट काम कर रहा है, वो सर्कुलर मूवमेंट होएगा और उसको हमेशा मशीन पे प्रीफर करिए। और जहाँ एक जॉइंट से ज़्यादा का इन्वॉल्वमेंट है उसको कभी भी मशीन पर नहीं करेंगे। ओके, ये ध्यान रखिए। तो ये हो गया मशीन। फिर है प्लेट। तो कुछ लोग प्लेट के साथ छोटा छोटा प्लेट लगे वाला करते हैं, लेकिन आपको प्लेट नहीं लेना, क्योंकि इसमें आप सुपर एडवांस लेवल पे अगर आप ये कर रहे हैं तो 15-20 किलो अगर वेट जा रहा है आपका, तो ये प्लेट पे कैसे पकड़ेंगे? 20 किलो प्लेट हाथ में ग्रिपिंग नहीं होता प्रॉपर। ओके, और रेजिस्टेंस बैंड ये भी है, बेसिक एक्सरसाइज है, तो आपको ये नहीं करना है। ओके, तो ये हो गया आपका शोल्डर का साइड लेटरल रेज। तो दो मसल कवर हो गया, एक आगे वाला हो गया, ये वाला हो गया। तो ये आपको नहीं, भले आप कितना ही बड़ा एडवांस लेवल का वर्कआउट करें, कितना हेवी वर्कआउट करें, कितने बड़े बॉडी बिल्डर, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए एक मसल को बेस्ट एक्सरसाइज के साथ में ज़्यादा सेट लेना ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू 10-15 वेरिएशन। तो आगे वाले शोल्डर के लिए हमने एक लिया, इसका आप जितना चाहे सेट मारे। फिर दूसरे मसल को कवर करने के लिए हमने जो लिया है ये वाला, मशीन के साथ आप दबा के 10-20 सेट जो भी करना करिए, लेकिन ये ऐसा नहीं कि आपने 2-3 सेट डंबल का ले लिया, 2-3 आप केबल के साथ कर लिए, 2-3 छोटा प्लेट लेके कर लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 कवर हो गया। तो अभी अपना जो तीसरा बचता है वो कौन सा है? रियर डेल्टॉइड का। लेकिन रियर डेल्टॉइड को हमको बैक बाइसेप में लेना है, यहाँ पे ट्रेन नहीं करना है, क्योंकि ये लोकेशन अलग है, फंक्शन अलग है। हमको फंक्शन के हिसाब से ट्रेन करना ताकि ओवर ट्रेनिंग नहीं हो, लोकेशन के हिसाब से नहीं करना है। ओके, तो अपना ये अब जो तीसरा एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है मूवमेंट के लिए, डीप मसल का बात नहीं कर रहा हूँ, मूवमेंट के लिए। तो अभी हमको क्या करना, इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन के बारे में देखना है कि ये जो 2 मसल कवर किया और एक जो बैक में कवर करेंगे, ये आपके आर्म्स को मूवमेंट देता है, अलग अलग डायरेक्शन में मूवमेंट देता है। लेकिन जो डीप मसल है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये इसका काम है एक तो शोल्डर जॉइंट को होल्ड करके रखना है, दूसरा ये जो है ना अवेस्कुलर टाइप के मसल्स हैं। अवेस्कुलर मतलब आप समझते हैं कि ऐसे मसल्स हैं डीप मसल्स। ओके, ये वाले स्पेशली आप ध्यान रखिए, ये हैं अवेस्कुलर। अवेस्कुलर मतलब होता है जहाँ ब्लड सप्लाई बहुत कम होता है, डीप मसल्स होते हैं एकदम डीप में। और मसल जो दिखते हैं ना ऐसे थोड़ा वाइट, रेड वाइटिश दिखते हैं। बोन रहता है, बोन कैसा एकदम वाइट रहता है, मसल कैसा एकदम रेड रहता है। ओके, लेकिन कुछ ऐसे मसल है जो एकदम वाइट रेड, ना पूरे वाइट है ना पूरे रेड है, क्योंकि वो डीप मसल्स होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे ब्लड सप्लाई और न्यूट्रिएंट सप्लाई बहुत कम होता है। कभी भी अगर इनका इंजरी हो जाता है तो इसका रिकवरी में बहुत टाइम लगता है, लाइक 6 to 7 मंथ्स कम से कम शोल्डर में लगता है, अगर आपका ये रोटेटर काफ वाला प्रॉब्लम हो गया तो, क्योंकि यहाँ ब्लड सप्लाई कम होता है। इसलिए इस मसल ग्रुप को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। पहला पॉइंट तो, पहला रीज़न ये है कि आपको शोल्डर के रोटेशन वाले मसल को ज़्यादा फोकस क्यों करना है, ज़्यादा डोमिनेंटली ट्रेन क्यों करना है। बहुत सारे लोग इसको ना सिर्फ वार्म अप में लेते हैं, लेकिन ये एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज के लिए, इस पर्टिकुलर मसल ग्रुप के लिए आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करना है, इसका प्रॉपर सेट लेना है, सिर्फ वार्म अप में नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। आप कुछ भी काम कर रहे हैं अपर बॉडी से, बिना शोल्डर जॉइंट के वो पॉसिबल नहीं है। जितना शोल्डर जॉइंट मजबूत रहेगा उतना ही आपका अपर बॉडी में परफॉर्मेंस मजबूत रहेगा। चाहे आपको ओवरहेड करना, पुश करना, पुल करना, जो भी करना, ये एक तरह से जंक्शन है, तो बहुत ही बिजी जंक्शन है, तो इसका आपको हमेशा ध्यान रखना है, इसकी टेक केयर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये वाला जो डीप मसल की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो
तो आपको क्या करना है, इसका ज़्यादा सेट लेना है और इसको हमेशा ट्रेन करना है, वार्म अप में नहीं लेना है, प्रॉपर सेट करना है। कहाँ ट्रेन करना है इसको, चेस्ट खत्म कर दिया, फिर शोल्डर जब आप करें तो शोल्डर का ओवरहेड कर दिया, एंटीरियर साइड कर दिया। अब इसके बाद में जो तीसरा सीक्वेंस एक्सरसाइज का है वो आपका ये रहेगा। ओके, तो एंटीरियर को कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ये देखिए केबल के ऊपर, ऐसा केबल पे ये वाला मूवमेंट, शोल्डर का एक्सटर्नल रोटेशन का एक सेपरेट वीडियो बनाया है चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप के प्लेलिस्ट में, आप जाके देखिए, पूरा डिटेल से डिस्कस किया है। यहाँ पे हम समरी में बताएंगे कि शोल्डर का ये केबल के साथ में कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए कि अगर आप ये हाथ को कर रहे हैं रोटेशन, बाहर का रोटेशन है, अंदर का नहीं, याद रखिए बाहर की तरफ रोटेट करना, तो केबल इधर से आएगा। ओके, ये ऑपोजिट डायरेक्शन से आएगा, ऐसा नहीं कि आपने इधर से पकड़ लिया। और जब भी आप वापस घूमेंगे तो ध्यान रखिए यही हाथ में फिर से नहीं करेगा, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कभी कभी। इसका किया तो इधर से, फिर आप जब ऐसे घूमेंगे तो फिर ये हाथ में केबल इधर से, ऑपोजिट हैंड। ओके, और डंबल से भी कर सकते हैं, ये वाला जो ज़्यादातर लोग करते हैं वार्म अप के टाइम पे या ऐसे सेपरेट। तो इसमें क्या हो रहा है, आपको खड़े होकर नहीं करना। अगर आप डंबल से कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या हो रहा है सिंगल जॉइंट, तो आपको ना अपनी बॉडी को लेटाना नहीं चाहिए, ग्रेविटी के अगेंस्ट मूवमेंट होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रेविटी के पैरेलल मूवमेंट हो रहा है, तो इस पैरेलल को आपको ग्रेविटी के अगेंस्ट करना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लेटना पड़ेगा फ्लोर पे। तो मैट पे आप लेटेंगे जैसे ही, तो अब जो मूवमेंट हो रहा है भले ही सर्कुलर मूवमेंट है, लेकिन वो ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है। तो एटलीस्ट 1/4 रेंज में जो भी आपको कंटिन्यूस टेंशन मिलेगा, कुछ तो बेनिफिट होगा। लेकिन अगर आप खड़े होकर कर रहे हैं तो वो जीरो हो रहा है, उसका रेजिस्टेंस जीरो हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो मैंने डंबल पकड़ के रखा है, ये डंबल नीचे नहीं गिरे, इसके लिए मेरा बाइसेप मसल इंगेज्ड है, मेरे बाइसेप मसल को लोड मिल रहा है, शोल्डर का रोटेटर काफ को नहीं। रोटेटर काफ मसल को कब मिलेगा, जब ये जो रेजिस्टेंस है ये इस साइड से आएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन से। ये इधर मूव कर रहा तो इधर से आएगा रेजिस्टेंस, नीचे से नहीं आएगा। ओके, तो ये आपको थोड़ा बेसिक ध्यान में रखना है मैकेनिज्म। ओके, कभी भी खड़े होकर नहीं करेंगे। अगर आप डंबल से कर रहे हैं तो हमेशा लेट के, ओके, फ्लोर पे लेट के करना है। रेजिस्टेंस बैंड से भी कर सकते हैं, लेकिन उतना आपको इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बैंड से आप कितना करेंगे, ये बेसिक एक्सरसाइज है एकदम। आप अगर होम ट्रेनिंग कर रहे हैं या फंक्शनल ट्रेनिंग या आउटडोर तो ठीक है, लेकिन अगर आप प्रॉपर जिम में सुपर एडवांस लेवल का वर्कआउट करें तो किसी भी एक्सरसाइज में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। हर एक्सरसाइज प्रॉपर हाई इंटेंसिटी के साथ में, प्रॉपर फॉर्म टेक्निक के साथ में होना चाहिए। ओके, तो अपना रेजिस्टेंस बैंड कैंसिल हो गया। डंबल को आप कैंसिल करिए, क्योंकि आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है केबल का। ओके, केबल पे आप जितना चाहे वेट बढ़ा सकते हैं और मोस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि स्टार्टिंग से लेके एंड तक वेट ग्रेविटी की लाइन में वर्टिकल जा रहा है, कंटिन्यूस टेंशन मिल रहा है। ओके, तो ये शोल्डर का एक्सटर्नल रोटेशन बहुत ज़रूरी है। अब इसमें देखिए ये वाला एंड अपन जिसकी बात कर रहे हैं वो है ये वाला। एक चीज़ ध्यान में रखिए, इंटरनल रोटेशन होता है ये अंदर की तरफ, जिसमें वेट पुली सेम साइड से रहेगा, ऐसे खींचेंगे आप। इसमें ऑपोजिट साइड से है, उसमें सेम साइड से लोड आएगा। लेकिन आपको ये वाला इंटरनल रोटेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंटरनल रोटेशन में जो मसल्स इंगेज्ड हैं वो आपके बड़े बड़े मसल्स हैं, जैसे चेस्ट का मसल हो गया, फिर बैक का लैटिसिमस डोर्सिस मसल हो गया, वो मिलके इसको मूवमेंट कराते हैं। इसलिए आपने देखा रहेगा एक्सटर्नल रोटेशन में हम ज़्यादा वेट नहीं ले सकते हैं, लेकिन इंटरनल रोटेशन में हम बहुत ज़्यादा वेट ले सकते हैं कंपेयर टू एक्सटर्नल रोटेशन। तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो क्या करना है, सिर्फ एक्सटर्नल रोटेशन करना है, सिर्फ शोल्डर लेटरल रेज करना है, सिर्फ ओवरहेड प्रेस करना है। तो कितनी एक्सरसाइज हो गई शोल्डर में, सिर्फ 3 एक्सरसाइज। ओके, तो बहुत ज़्यादा आपको इसमें कुछ हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो 3 एक्सरसाइज चूज की है वो बेस्ट एक्सरसाइज है, उसको कितना हेवी इंटेंसिटी के साथ कर रहे हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अभी यहाँ पे हम मेंशन करते हैं पहला एक्सरसाइज अपना। ओके, शोल्डर ओवरहेड प्रेस, राइट। कितने सेट लेंगे इसके, यही इंपॉर्टेंट है। तो इसका आपको लेना है कम से कम 10 सेट। ओके, 10 सेट लेंगे। और सेकेंड एक्सरसाइज कौन सा है अपना, अब ये करना किसके साथ में, ये हमने डिस्कस कर लिया है। किसके साथ में करना है कि अगर आपका गोल ये नहीं है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, मतलब या आपने अगर कंपटीशन नहीं है इसका, किसका, लिफ्टिंग का कंपटीशन नहीं है, तो आपको डंबल प्रिपेयर करना है। दूसरा, जिम में जब तक मैक्सिमम वेट डंबल के साथ आप कवर कर सकते हैं, आप हमेशा डंबल प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद जब बारबेल कभी यूज करना, 2 कंडीशन, या तो जिम में अब उससे ज़्यादा वेट नहीं है डंबल में अवेलेबल, या फिर
आप अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ये वाला लिफ्टिंग वाला मोमेंट उसकी आप तैयारी करें, तब भी आपको बारबेल यूज करना। यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि आपने 5 एक्सरसाइज 5 सेट आपने डंबल का ले लिया और 5 बारबेल का ले लिया, ऐसा नहीं करना है। लेकिन एक ऑप्शन आप कर सकते हैं कि इसके एवज में, मतलब इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, इसको रिप्लेस कर सकते हैं किससे? यहाँ पे समझो आपने ये आपने किया है डंबल के साथ में। ओके, ये आपने डंबल से 10 सेट किया, तो यहाँ पे क्या करेंगे? बारबेल से 10 सेट करेंगे। लेकिन नेक्स्ट सेशन में जब भी आपका अगली बार टर्न आएगा तभी तो क्या कर सकते हैं? इसको अल्टरनेट कर सकते हैं। एक बार आपने डंबल के साथ किया है, एक बार बारबेल, और इसको एक पूरा पैटर्न बना के रखिए कि जब भी आप चेस्ट करें, शोल्डर करें, ट्राइसेप करें, तो एक बार पूरा का पूरा डंबल के साथ में करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम पूरा बारबेल, ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि पिछली बार शोल्डर में डंबल लिया था कि बारबेल लिया, चेस्ट में बारबेल लिया था कि डंबल लिया, डिक्लाइन में बारबेल लिया था कि इंक्लाइन, वो सब मेस्ड अप हो जाएगा। तो आपको एक पैटर्न बना के रखना है कि आज अगर समझो आप चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप ये वीक का करने वाले हैं तो सारा डंबल के साथ करेंगे। ओके, और अगर आप स्पोर्ट्स में हैं तो सारा बारबेल के साथ होएगा। तो अगर समझो आप स्पोर्ट्स में हैं तो आपको हमेशा बारबेल प्रिफर करना है। बायलैटरल मूवमेंट होता है लिफ्टिंग के लिए। तो आप समझो 4 क्लास कर रहे हैं। ओके, एक महीने में 4 क्लास करें तो उसमें से 3 क्लास आपका बारबेल के साथ में होएगा, क्योंकि आपका वो स्पोर्ट्स का मिमिक्री, आप उसका ही रिहर्सल कर रहे हैं। ओके, अगर आप स्पोर्ट्स में नहीं हैं तो फिर आप इसको अल्टरनेट घुमा सकते हैं, या फिर इसको डंबल को डोमिनेंट रख सकते हैं। आप क्या करेंगे? 3 बार डंबल से करें, 1 बार बारबेल। ओके, ऐसा बना के रख सकते हैं, या फिर आप अल्टरनेट कर सकते हैं। आपके पास 2-3 ऑप्शन है। तो ये हो गया अपना शोल्डर ओवरहेड प्रेस, बारबेल के साथ 1 बार, डंबल के साथ 1 बार। सेकंड एक्सरसाइज कौन सा आएगा? साइड लेटरल रेज। ओके, सेकंड एक्सरसाइज हो जाएगा अपना शोल्डर, ओके, शोल्डर लेटरल रेज। ओके, सॉरी, माय मिस्टेक। ओके, लेटरल रेज। तो इसका आपको कितना सेट करना है? इसका कम से कम आपको 12 सेट करना है। किसके साथ करेंगे ये इम्पोर्टेंट है? मशीन। ओके, हमेशा इसका जो प्रॉपर मशीन आता है उसके साथ करेंगे। अगर मशीन नहीं है तो सेकंड ऑप्शन क्या होएगा आपका? ये वाला केबल। ओके, ये सेकंड ऑप्शन है, ये ध्यान रखिए, प्रायोरिटी आपका ये नहीं होना चाहिए। ओके, सेकंड ऑप्शन क्या हो गया? केबल हो गया। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन जो आपका मशीन होना चाहिए, ये वाला, भले सपोर्टेड है लेकिन आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा मशीन पे। तो दूसरा एक्सरसाइज हो गया अपना शोल्डर लेटरल रेज। फर्स्ट एक्सरसाइज हो गया शोल्डर ओवरहेड प्रेस, अपना शोल्डर का 2 मसल कवर हो गया। अब तीसरा रोटेशन, शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन। ओके, तीसरा है शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन। ओके, शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन, ये इसका कितना सेट करना है आपको? इसका करना है कम से कम 8 सेट। ठीक है, और ये किसके साथ करेंगे? केबल सबसे बेस्ट है रोटेशन। अगर आप सेकंड ऑप्शन डंबल के साथ में कर रहे हैं, ओके, डंबल कर रहे हैं तो ऑन फ्लोर याद रखिए। ओके, और ये हमेशा सेकंड ऑप्शन रहेगा, ये भी याद रखिए आप। ठीक है, शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन करना है, केबल पे करना है। ओके, अगर आप कभी कभार डंबल यूज करते हैं तो फ्लोर पे लेट के करना है, और ये हमेशा सेकंड चॉइस रहेगा आपका। फर्स्ट चॉइस क्या होगा? केबल। तो शोल्डर ओवरहेड प्रेस में आपके पास 3 एक्सरसाइज है टोटल। सिर्फ 3 एक्सरसाइज में आप पूरा शोल्डर कवर कर सकते हैं। आपको पूरा कचरा पट्टी में अपना टाइम वेस्ट करने की, एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम चौथा एक्सरसाइज जो लेंगे वो होगा अपना शोल्डर का, सॉरी, ट्राइसेप्स। ओके, चौथा एक्सरसाइज होगा अपना आर्म्स का। वैसे तो आर्म्स करने की जरूरत नहीं, लेकिन सुपर एडवांस लेवल पर हर एक डीप मसल को भी ट्रेन करने की ज़रूरत है, इसलिए हम आर्म्स का वेरिएशन लेने वाले हैं। इसमें आपको कौन सा एक्सरसाइज लेना, देखिए अभी चलो आर्म्स पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, ट्राइसेप्स। ट्राइसेप में 2 टाइप का मूवमेंट होता है, कंपाउंड मूवमेंट होता है, एक आइसोलेशन मूवमेंट होता है। तो ये दोनों का मीनिंग तो आपको पता चल गया, क्योंकि हम हर एक लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं। कंपाउंड मतलब जहाँ 2 जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, 2 से ज़्यादा का। आइसोलेशन मतलब सिंगल जॉइंट काम कर रहा है।
तो जब भी हम आर्म्स का एक्सरसाइज सिंगल जॉइंट से करते हैं तो एल्बो में बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये सारा जो लोड आता है आपके एल्बो का जो जॉइंट का जो कनेक्टिव टिश्यू है उस पर सबसे ज़्यादा लोड आता है। जब आप कंपाउंड मूवमेंट करते हैं तो एक से ज़्यादा मसल का जॉइंट काम करता है, तो जॉइंट में डिवाइड हो जाता है, तो इतना लोड एक पर्टिकुलर जॉइंट पे नहीं आता है। ओके, अब देखिए कंपाउंड मूवमेंट के अंदर कितने ऑप्शंस हैं, आइसोलेशन में कितने हैं। डबल बार डिप, ये वाला डबल बार डिप करते हैं। फिर एक केबल पुश डाउन, केबल के ऊपर ऐसे एंगल पे पुश करते हैं, ऐसे आगे की तरफ। उसमें आपको ध्यान रखना है, जब भी आप केबल पे पुश डाउन करते हैं तो आपका फाल थंब रहेगा। ग्रिप जो पकड़ेंगे उसको साथ फुल थंब ग्रिप नहीं पकड़ना है। ओके, ऐसा नहीं पकड़ना है, इसको ऐसा पकड़ना है, क्योंकि ऐसा पकड़ेंगे तो आप कंपाउंड मूवमेंट में नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका रीजन क्या, देखो मैं इसको अगर ऐसा, ये जो मेरा हाथ है देखिए, ये अभी मेरा ये ऐसा ग्रिप है, ठीक है, ये ऐसा पकड़ा हूँ मैं चेस्ट मारने के लिए, तो मेरा एल्बो आउट है। एल्बो आउट होने के बाद अगर मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरा चेस्ट काम कर रहा है। ट्राइसेप काम करे उसके लिए मेरा आर्म्स जो है ना अंदर आना जरूरी है। जब तक आर्म्स मेरा ऐसा एडक्शन मोड में नहीं आएगा तब तक मेरा ट्राइसेप डोमिनेटली काम नहीं करेगा। तो ये जब आएगा ऐसे, तो क्या हो रहा है इधर, ये बारबेल ऐसे घूम रहा, मतलब ऐसे हो गया। तो थंब जो है ना, ये ग्रिप का ऑपोजिट डायरेक्शन में है थंब। तो जब भी मैं कंपाउंड मूवमेंट करूंगा तो थंब मेरा ऑपोजिट आ रहा। तो अगर मैं ये ग्रिप पकड़ने की कोशिश करूंगा तो ये मेरे आर्म्स को बाहर ले जाने की कोशिश करेगा। अगर मैं ऐसा पकड़ता हूं तो अब मैं आराम से ऐसा धक्का मार सकता हूं, लेकिन अगर मैं थंब को जैसे अंदर लेता हूं और फिर धक्का मारता हूं तो ये बाहर की तरफ लेके जाएगा एल्बो, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ये ऐसा मूवमेंट करता है। ओके, अगर मैं इसको ऐसा पकड़ता हूं तो ये बाहर कर देगा, ऐसा पकड़ता हूं तो ये अंदर ला सकता हूं। ओके, ये ध्यान में रखना है। तो जब भी आप केबल पुश डाउन करते हैं कंपाउंड मूवमेंट में, ये वाला तो हमेशा फॉल थंब पकड़ेंगे, हाफ थंब पकड़ेंगे। ओके, ग्रिप, ये अपना ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये हो गया अपना डबल बार डिप, केबल पुश डाउन। बेंच डिप भी करते हैं हम, बेंच के ऊपर नीचे बैठ के ऐसा वाला, ये वाला पुशअप अपना ट्राइसेप के लिए करते हैं। ओके, डिक्लाइन बेंच विथ डंबल और बारबेल। डिक्लाइन बेंच के ऊपर हम क्लोज ग्रिप वाला करते हैं। क्लोज ग्रिप मतलब यानी कि हाथ को पास में लाना। जब भी आप ट्राइसेप का क्लोज ग्रिप ट्राइसेप पुश डाउन करते हैं, ओके, तो हमेशा ध्यान में रखिए क्लोज, उसका नाम क्लोज ग्रिप है, लेकिन आपको ग्रिप को क्लोज नहीं करना, ग्रिप को पैरेलल रखना है। क्यों? क्योंकि जैसे आप ग्रिप को क्लोज करते हैं तो आर्म्स बाहर जाता है। आर्म्स बाहर जाता है, इसका मतलब क्या है, चेस्ट काम करता है। चेस्ट काम करना बंद कब करेगा, जब आपका आर्म पास में आएगा, ये मूवमेंट होना चाहिए, तभी जाके ट्राइसेप काम करेगा। यहाँ चेस्ट काम कर रहा, यहाँ ट्राइसेप काम कर। सेम ऐसा ही देखो, जैसे मैं पुलिंग कर रहा हूँ तो मैं अगर मैं ऐसा पुल कर रहा हूँ तो मेरा रियर डेल्टॉइड पीछे वाला शोल्डर काम कर रहा है, लेकिन मैं जैसे ऐसे करता हूँ ना, अभी मेरा बैक काम कर रहा है, राइट। तो ये डिफरेंस होता है आर्म्स का मूवमेंट में, पोजीशन कैसा है। तो अगर मेरे को शोल्डर का रियर डेल्टॉइड कराना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऐसा पुल करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आपने देखा रहेगा फेस पुल करते हैं तो वो पुली को इतना ऊपर कर देते हैं फिर ऐसे खींचते हैं, तो ये सेम आपका बैक काम कर रहा है, यहाँ पे आपका शोल्डर का रियर डेल्टॉइड काम नहीं कर। तो ये फेस पुल का गलत एक्सरसाइज है, मतलब इफेक्टिव एक्सरसाइज नहीं है। क्या करना है आपको, पुली को नीचे करना है और एकदम पैरेलल मूवमेंट होना चाहिए, ग्रेविटी के फ्लोर के पैरेलल केबल आएगा ऐसा, तब जाके ये प्रॉपर मूवमेंट होएगा। जैसे पुली ऊपर किया ऐसा मूवमेंट बैक, सेम ऐसा आगे भी हो रहा है। अगर मैं शोल्डर कर रहा हूँ, सॉरी ये चेस्ट कर रहा हूँ तो मेरा ओपन है, ट्राइसेप कर रहा हूँ तो इसको मेरे को पास में लाना पड़ेगा। तो जब भी आप ये वाला मूवमेंट करते हैं बेंच के ऊपर, चाहे आपने बारबेल पकड़ा डंबल पकड़ा, बारबेल पकड़ेंगे तो यहाँ पे थंब ग्रिप जो है ना वो हाफ रहेगा, क्योंकि बारबेल में ऐसा रहता है, ऐसा करेंगे तो बाहर जाएगा। सेम ऐसा जैसे केबल पे करते हैं ऐसा थंब, और डंबल पकड़ेंगे तो आपके पास न्यूट्रल ग्रिप है, ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है। तो जब भी आप डिक्लाइन पे ट्राइसेप मारते हैं क्लोज ग्रिप, तो ट्राई कीजिए आप डंबल के साथ, क्योंकि डंबल को कैसा ऐसा पकड़ सकते हैं तो ऐसा पुश करना इजी रहता है। ये चेस्ट हो गया, ये ट्राइसेप हो गया। बारबेल में कैसा, बारबेल को ऐसे तोड़ तो नहीं सकते हैं, लेकिन उसको ऐसा पकड़ना पड़ेगा, आपको ऐसा ग्रिप पकड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा वाइड पकड़ेंगे। जितना देखो ये वाइड पकड़ा तो मेरा ये एल्बो को पास में ला पा रहा हूँ, अगर पास पकड़ूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है मैकेनिज्म। ओके, तो ये आपका, अभी देखिए इतने सारे ऑप्शन में से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है ये देखना अपने को। सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है या तो केबल पुश डाउन, ओके, कंपाउंड में केबल पुश डाउन मतलब आगे वाला ये वाला ऐसा क्यों, क्योंकि जब भी आप दूसरा वाला करते हैं, डबल बार करते हैं या बेंच डीप करते हैं, तो उसमें क्या ना शोल्डर का जो ये है ना स्टार्टिंग पॉइंट ये ऐसा रहता है, ये शोल्डर अभी न्यूट्रल है,
ये फ्लेक्शन मोड में है, ये न्यूट्रल है, ये एक्सटेंशन है, ये हाइपर एक्सटेंशन है। तो जब भी आप शोल्डर का हाइपर एक्सटेंशन करते हैं तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा खिंचाव आएगा आपके जॉइंट में, क्योंकि ये ऑकवर्ड पोजीशन है। तो ऐसी ऑकवर्ड पोजीशन में रखने के बाद अगर आप और नीचे जाते हैं तो यहाँ ये पेनफुल एक्सरसाइज है। इसलिए आपने देखा है जब भी डबल बार डिप करते हैं तो जैसे बॉटम में जाते हैं यहाँ पेन चालू हो जाता है, ट्राइसेप से ज़्यादा पेन यहाँ होता है, क्योंकि पोजीशन ऑकवर्ड है। तो आपका यहाँ पे गोल क्या है, ये मूवमेंट ऐसा होना चाहिए, इसको पीछे की तरफ पुल करके मूवमेंट नहीं कराना है। इसीलिए जब आप ये वाला एक्सरसाइज करेंगे बेंच डीप का या फिर ये वाला डबल बार का, तो इसमें पुल होता है, लेकिन आपको क्या करना है, ये न्यूट्रल में रख के फिर ऐसा मूवमेंट करना। वो किस पे होएगा, केबल पुश डाउन पे, क्योंकि केबल में ये आगे की तरफ रहता है ऐसा वाला। तो पहला ऑप्शन है केबल, सेकंड है डिक्लाइन बेंच विथ डंबल। डंबल के साथ में आप डिक्लाइन बेंच पे कर रहे हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन है। और ये फ्लैट बेंच पे नहीं करेंगे, डिक्लाइन मैंने पर्टिकुलरली इसलिए मेंशन किया कि जब आप डिक्लाइन बेंच पे लेटते हैं और डंबल को प्रेस करते हैं तो डंबल या वेट जो भी आपने पकड़ा बारबेल वो एकदम सीधा 90 डिग्री अप डाउन होएगा। लेकिन अगर आपने फ्लैट बेंच पे लेट के ये किया तो उसका पाथवे ऐसा सर्कुलर हो जाएगा, आप नोटिस करना। इसलिए आपको बेंच पे ऐसे लेटना, ऐसे लेट के जब आप कंपाउंड ये वाला जो कंपाउंड करेंगे ना, वेट ऐसे जाएगा, और फ्लैट पे लेटे ना तो वेट ऐसे जाएगा, ये ध्यान रखा। तो आपको इसलिए मैंने डिक्लाइन मेंशन किया पर्टिकुलरली। तो दो ऑप्शन है, या तो केबल पे पुश डाउन करेंगे या फिर डिक्लाइन बेंच पे करेंगे। ओके, ट्राइसेप कंपाउंड। और आइसोलेशन आपको नहीं करना है, उसका रीजन क्या है, सिंगल जॉइंट है, सर्कुलर मूवमेंट है, एल्बो जॉइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। ओके, आइसोलेशन में ऑप्शन क्या क्या है वो देख लेते हैं। सही, स्कल क्रश, बेंच पे लेट के बारबेल के साथ में या डंबल पकड़ के दोनों ये वाला करते हैं, सर्कुलर मूवमेंट है, सिंगल जॉइंट काम कर रहा है तो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। ऊपर से आप लेटे हुए बेंच पे सपोर्टेड हो गया, तो स्कल क्रश नहीं करना है। सेकंड है केबल पुश डाउन, सिंगल जॉइंट पे ऐसा मशीन पे केबल पुश डाउन करते हैं, लेकिन सुपर एडवांस लेवल पे जब आप बहुत हेवी लिफ्ट कर रहे हैं और सिंगल जॉइंट आ रहा तो इसलिए एल्बो पे वो कभी कभी टेंडिनाइटिस वाला प्रॉब्लम हो जाता है। एल्बो का ये जो टेंडन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो ये आपको केबल पे सिंगल जॉइंट नहीं करना। किक बैक भी नहीं करना, क्योंकि किक बैक में क्या है, ग्रेविटी के पैरेलल मूवमेंट हो रहा है, इसमें ट्राइसेप्स से ज़्यादा बाइसेप्स काम कर रहा है। ओके, ये नहीं करना। और किक बैक को आप शोल्डर के यहाँ पे भी ओवरहेड में भी किक बैक कर सकते हैं, लेकिन सेम है, सिंगल जॉइंट काम कर रहा है, ज़्यादा हेवी लिफ्ट नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये वाला भी देखिए, ओवरहेड किक बैक प्लेट के साथ में डंबल के साथ में भी नहीं करना है। तो आइसोलेशन करना नहीं है, कंपाउंड मूवमेंट ट्राइसेप करना, उसमें भी सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये 1-2 है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्राइसेप्स का 2 वेरिएशन लेते हैं, एक तो केबल पुश डाउन, ओके, और एक है डंबल का। और मैं आपको प्रिफर करूँगा कि इसको आप अल्टरनेट करिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं केबल पुश डाउन। ओके, पहला प्रायोरिटी क्या होगा, केबल पुश डाउन, केबल पुश डाउन कंपाउंड में, कंपाउंड मूवमेंट में केबल पुश डाउन करना है ये वाला। ओके, ये ट्राइसेप के लिए बेस्ट है। कितना सेट मारना है इसका आप ले लीजिए 10 सेट। ओके, और अब यहाँ पे इसके अल्टरनेट में, मतलब इसको एक दिन छोड़ के एक दिन के बता रहा हूँ मैं, जब भी नेक्स्ट क्लास करेंगे तो केबल पुश डाउन की जगह क्या करेंगे, डिक्लाइन डंबल, डिक्लाइन डंबल ट्राइसेप्स। ओके, इसका भी सेम 10 सेट। तो इसको क्या करना है, अल्टरनेटिव करना है। तो आपके पास शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन, और ये कितना एक्सरसाइज हो गया, शोल्डर और ट्राइसेप का इतना सारा कचरा में से जो मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज है ये हमने 4 एक्सरसाइज निकाला। और आप 1-1.5 घंटे में एकदम दबा के हाई इंटेंसिटी के साथ में आप शोल्डर और ट्राइसेप को कवर कर सकते हैं। ओके, बहुत सारे लोग रोटेशन को कवर नहीं करते, वार्म अप में लेते, लेकिन रोटेशन को मिला के भी आपको ये 4 एक्सरसाइज हो गया है, अदरवाइज 3 ही था, ठीक है। तो जब भी आप शोल्डर ट्राइसेप करेंगे सुपर एडवांस लेवल पे चेस्ट के दूसरे दिन, तो आपको ये एक्सरसाइज चूज करना है। ओके, करके देखिए आपको कैसा डिफरेंस फील होता है, कैसा आपका स्ट्रेंथ बढ़ता है, इंटेंसिटी। ये जो हमने सेट लिया 10-10, 12 जो भी हैं, ये हम मेन सेट की बात करें, इसमें वार्म अप और प्रिपरेटरी वाले सेट नहीं है। प्रिपरेशन के लिए जो सेट आता है वो इसमें इंक्लूड नहीं है। प्रिपरेशन और वार्म अप सेट का मतलब क्या होता है कि उस पर्टिकुलर मसल को ऑप्टिमम लेवल पे परफॉर्म कराने से पहले तैयार करना, ताकि आपका मसल का और न्यूरॉन्स का जो कोऑर्डिनेशन सेट हो जाए। तो
तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले वार्म अप सेट लेंगे 2-3 और फिर प्रिपरेशन सेट, प्रिपेयर करने के लिए सेट लेते हैं। तो वो उसमें आपको बहुत ज़्यादा रेपिटेशंस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रिपेयर करने के लिए, तो उसमें 2-4 रिपीटेशन लेके आपको मेन सेट तक पहुंचना है। अगर आप वार्म अप सेट में और प्रिपरेशन वाले सेट में आप अगर बहुत ज़्यादा वेरिएशन, बहुत ज़्यादा सेट लेंगे, ज़्यादा काउंटिंग करेंगे, रिपीटेशन ज़्यादा रहेगा, तो आपका बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो जाएगा उधर, जो कि ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आपको 10-15 रिपीटेशन करने की ज़रूरत नहीं वार्म अप में। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखें कि सेम मसल ग्रुप के लिए आपको बार बार वार्म अप सेट और प्रिपरेशन सेट नहीं लेना है। तो अभी यहाँ पे जैसे शोल्डर का ओवरहेड कर रहे हैं, तो आपने इसमें जो मसल काम कर रहा है ओवरहेड, अभी यहाँ पे जैसे ये खत्म होएगा, इसमें वार्म अप और प्रिपरेशन वाले सेट ले लिया आपने, अभी जो साइड वाला कर रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, ये वाले में मसल चेंज है, तो यहाँ पे फिर से आपको वार्म अप सेट लेना, प्रिपरेशन वाले सेट लेना। फिर जब थर्ड वाला करेंगे रोटेशन, यहाँ पे फिर मसल ग्रुप चेंज है, तो आपको फिर से वार्म अप लेना है। लेकिन चेस्ट अगर आप समझो कर रहे हैं तो डिक्लाइन करें, फ्लैट करें, इंक्लाइन करें, आपने एक बार वार्म अप ले लिया तो फिर सब चेस्ट मसल ही सब जगह इन्वॉल्व हो रहा है, थोड़ा थोड़ा एंगल चेंज है और कुछ ज़्यादा नहीं। तो उसके लिए आपको हर एक में आपको वार्म अप और प्रिपरेशन सेट लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपने डिक्लाइन में वार्म अप प्रिपरेशन सेट लिया, फिर मेन सेट किया, फिर आपने फ्लैट में भी किया, फिर इंक्लाइन, ऐसा नहीं करना है। चेस्ट जहाँ काम कर रहा है, फर्स्ट वाला जो भी वेरिएशन रहेगा वहाँ पे वार्म अप और प्रिपरेशन वाले सेट आपको लेना है। ओके, इस तरह से ये वाला आपको कंप्लीट करना है। कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उससे पहले आपको प्रॉपर वार्म अप करना फुल बॉडी। जब एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा तो प्रॉपर आपको स्ट्रेचिंग करना, फुल बॉडी स्ट्रेचिंग करना। ऐसा नहीं कि आपने कुछ पर्टिकुलर जो भी आपका वर्कआउट शेड्यूल है आज का, उस पर्टिकुलर मसल ग्रुप के लिए आपने वार्म अप किया और उसी के लिए स्ट्रेचिंग किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। फुल बॉडी वार्म अप हो गया, उसके पीछे रीजन है कि फुल बॉडी वार्म अप क्यों करना चाहिए, फुल बॉडी स्ट्रेचिंग क्यों करना चाहिए। ये सब इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं, हम कभी डिस्कस करेंगे इस पर अलग से, लेकिन आपको बेसिकली इतना बता रहा हूँ कि आप प्रॉपर वार्म अप करेंगे। फिर आपका ये चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप तीनों हो गया। इसमें शोल्डर अलग दिन करेंगे और फिर शोल्डर के चेस्ट अलग दिन करेंगे। फिर चेस्ट के बाद में नेक्स्ट डे आपको शोल्डर ट्राइसेप करना, उसमें ये एक्सरसाइज लेना, ये वेरिएशन लेना। ओके, तो हमारा चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। उससे पहले हमारा लेग्स कंप्लीट हो गया। लेग्स को हमने 2 दिन में डिवाइड किया था। फिर उसके बाद में थर्ड और फोर्थ में आपका शोल्डर और ट्राइसेप हो गया, चेस्ट हो गया, और फिर उसके साथ में चेस्ट वाले दिन सेम डिफरेंट टाइम में आपका कार्डियो का हो गया। तो कितना क्लास हो गया आपका, 1 2 3 4 5, तो 5 क्लास हो गया 4 दिन में। अब आपके पास बचा 2 और दिन, क्योंकि 7वें दिन तो आपको रेस्ट करना है। तो एक दिन आप कोर ट्रेनिंग करेंगे उतना ही इंटेंसिटी के साथ जितना है सुपर एडवांस लेवल पे आप करते हैं, स्क्वाट, डेडलिफ्ट, श्रक्स वगैरह, पुशिंग, पुलिंग, उतना ही लेवल पे आपको कोर का ट्रेनिंग करना है। तभी जाके आपका कोर मसल स्ट्रांग होएगा और वॉल्यूम दिखेगा। मसल का जो थिकनेस है एब्स वगैरह का, ऑब्लिक का, वो तभी दिखेगा जब आप उतनी इंटेंसिटी के साथ इसको आप ट्रेन करेंगे। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बॉडी बिल्डर लोग एब्स का वो 50-50 रिपीटेशन मार लेंगे, उसमें वो इंटेंसिटी नहीं लेते हैं। ओके, आपने कभी नहीं देखा रहेगा किसी बॉडी बिल्डर को उल्टा लटक के हाथ में वेट पकड़ के प्रॉपर एब्स का कोई रिपीटेशन मार रहा हो, ये नहीं होता है, क्योंकि वो लोग इग्नोर करते हैं इस एक्सरसाइज को। लेकिन इससे तो अच्छा नॉर्मल जो इंसान एक्सरसाइज करता है, जो एडवांस लेवल या भी इंटरमीडिएट का, वही आपको लटकते हुए एब्स करते हुए दिख जाएंगे। लेकिन बॉडी बिल्डर लोग नहीं, तो वो इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। लेकिन आपको ये करना है, एब्स का ट्रेनिंग भी उसी लेवल पे करना है, क्योंकि एब्स मसल जितने स्ट्रांग होंगे उतना ही हम कंपाउंड मूवमेंट में, पावर मूवमेंट में परफॉर्म कर पाएंगे। कितना अच्छा आप स्क्वाट मारें, डेडलिफ्ट मारें, इसमें आपका कोर मसल का भी बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए हमको ये पर्टिकुलर डेज पे करना है। इसका पूरा डिटेल से हम डिस्कस करेंगे कि कोर ट्रेनिंग कैसे होता है, कौन कौन सी एक्सरसाइज है, कैसे इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, कितना रिपीटेशन होना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा जा रहा तो फिर हम उसमें कैसे इंटेंसिटी और बढ़ाएंगे और ज़्यादा टफ कर सकते हैं उसको। कोर का स्ट्रेचिंग कैसा होता है। ओके, इसके बाद में हम बैक बाइसेप लेंगे और इस तरह से हमारा सुपर एडवांस लेवल का जो चैप्टर है पूरा सीरीज ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये ख़त्म होने के बाद में हमारा क्या कंप्लीट हो गया है, एक्सरसाइज सिलेक्शन क्राइटेरिया, कि जब भी आप कोई एक्सरसाइज करते हैं किसी भी लेवल पे, बिगिनिंग लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, एडवांस लेवल, सुपर एडवांस लेवल, तो कैसे एक्सरसाइज सेलेक्ट करना है, पूरे 7 दिन का आपको चार्ट कैसे बनाना है, सारी चीज़ें उसमें कवर हो गई है। कौन सी एक्सरसाइज बेस्ट है, वो बेस्ट क्यों है, कौन सी हटानी है, वो क्यों हटानी है, ये सारी कहानियाँ आपको इस पूरे सीरीज़ में मिल जाएगी। तो अगर आपने इससे पहले के नहीं देखे लेक्चर्स, तो आप स्टार्टिंग से देखिए कि एक्सरसाइज सिलेक्शन कैसे होता है, बिगिनर लोग से लेके इंटरमीडिएट, एडवांस, सुपर एडवांस यहाँ तक का।
ओके, तो इसके बाद आपको किसी कोच की, ट्रेनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से ही वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स का भी आप खुद चार्ट बना सकते हैं, दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, खुद की हेल्प कर सकते हैं। ओके गाइज, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।